नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज आरके पुरम में विशाल जनसभा। आप और कांग्रेस नेता भी करेंगे धुआंधार प्रचार। दिल्ली भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नया कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। दिलवालों की दिल्ली को अब भाजपा सरकार चाहिए। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 42 लाख लोगों ने लगाई पवित्र डुबकी। अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन, कनाडा और मेक्सिको की जवाबी कार्रवाई। कनाडा ने लगाया 25% टैरिफ। चीन ने कहा टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होता। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज मुंबई में। भारत पहले ही मेहमान टीम पर बना चुका है 3-1 की अजय बढ़त। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां सुधांशु त्रिवेदी एक प्रेस वार्ता को और मुद्रा योजना प्रारंभ की गई तो पहले समाज के कमजोर वर्गों को उस हद तक आर्थिक शक्ति प्रदान की गई कि वो अपना सहज सामान्य जीवन यापन कर सकें। और उसके बाद, उस चरण के बाद अगर आप देखें तो जब भारत इंडस्ट्रियल चीज में भी आगे बढ़ने लगा, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा $600 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। यानी जब हमने देख लिया कि यह स्थिति है, तब हमने समाज के उस वर्ग को जिसका सर्वाधिक योगदान रहता है टैक्स में, उसको भी अपेक्षा से अधिक बढ़कर यह शक्ति देने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य चीजें हैं, जैसे ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पूरे देश में बढ़ने जा रही है, स्वाभाविक रूप से इसका सबसे अधिक सहज लाभ मध्य वर्ग को और पूरे देश को मिलेगा। यदि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है, यदि उड़ान योजना और बेहतर होने जा रही है, 120 से अधिक और डेस्टिनेशंस अगर कनेक्ट होने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बड़े सकारात्मक युग का प्रारंभ है। परंतु मैं यहां पे कहना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर चीज में सिर्फ निगेटिव देखने की आदत होती है। अब चूंकि यह बजट का विषय है, तो बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कहता हूं, दिल्ली में नई राजनीति के स्वघोषित अलंबरदार, भारत की राजनीति में सबसे बड़े दागदार और स्वघोषित कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी आज आप लोगों को यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट, इतने हजार रुपए की छूट। मेरा मानना है, जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो बताते नहीं है, करके दिखाते हैं। जैसे मोदी जी के नेतृत्व में हमने करके दिखाया है। हम मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना तब से चला रहे हैं जब हमारी सरकार नहीं थी। आसाम में अरुणोदय स्कीम चल रही है, जिसमें महिलाओं को मिल रहा है 4.5 साल से। महाराष्ट्र में सुधांशु त्रिवेदी, जो कि दिल्ली बीजेपी कार्यालय से प्रेस वार्ता कर रहे थे, बताया उन्होंने कि किस तरीके से जो बजट में अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, कितनी महत्वपूर्ण, और हर एक क्षेत्र के लिए, हर एक राज्य के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ इस वर्ष के जो बजट का पिटारा है उसमें हमने देखा है। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, दिल्ली में 5 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले आज सुपर संडे नजर आ रहा है। आज तमाम दलों के स्टार प्रचारक और उम्मीदवार पूरी तरह से प्रचार में खुद को झोंक देंगे। बात करें अगर बीजेपी की, तो आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आरके पुरम में दोपहर 1 बजे पीएम की जनसभा होगी। आरके पुरम विधानसभा सीट से बीजेपी से अनिल कुमार शर्मा, आप से प्रमिला टोकस, कांग्रेस से विशेष कुमार, बीएसपी से सुनील कैन चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले 30 तारीख को द्वारका में पीएम ने जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को फिर एक बार आपदा बताया और कहा कि आपदा वालों के हर घोटाले की जांच होगी। पीएम ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में ही सेज रिपोर्ट टेबल होगी। पीएम ने अपनी रैली में कहा था कि बीजेपी दिल्ली को आधुनिक बनाना चाहती है। उन्होंने शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल का जिक्र भी किया। शाहदरा विधानसभा सीट पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। आम आदमी पार्टी के धुर को भेदने के लिए बीजेपी ने यहां से संजय गोयल को अपना प्रत्याशी बनाया है।
संजय गोयल गंदा पानी, सीवरेज की चुनौती और बेहाल स्वास्थ्य सेवा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हैं। संजय गोयल से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। शाहदरा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बार इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं? सबसे पहली बात तो है कि पीने योग्य स्वच्छ जल, साफ पानी। दूसरी बात है सड़कें जो टूटी पड़ी हैं उनको सही करना। और तीसरी बात यहाँ क्योंकि गरीब वर्ग ज़्यादा रहता है, क्लस्टर्स ज़्यादा हैं, झुग्गी झोपड़ी, उन सभी में शौचालयों की स्थिति बहुत बदतर है। उन सभी को सही करना है, वहाँ की सड़कों को सही करना है, वहाँ के जो डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क पॉइंट्स हैं जहाँ रोशनी नहीं है उनको सही करना है। और पार्किंग की व्यवस्थाएं भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति कैसी है, पहले ये बताइए। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक तो हालत ख़राब है। जो मोहल्ला क्लिनिक कई बार खुलते हैं, कई बार नहीं खुलते हैं तो डॉक्टर नहीं आ पाते। जो जांच है हर जो टेस्ट होना चाहिए बीमारी का वो उपलब्ध नहीं है। बाहर से लोगों को कराना पड़ता है मजबूरी में। दवाइयाँ नहीं मिल पाती। मान लो डॉक्टर ने 6 दवाई लिखी, 6 दवाई में से 1 दवाई है, 5 दवाई मार्केट से परचेज करनी पड़ती है। आपने जो बात की है कि शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है? कारण ये है कि पानी की जो उपलब्धता होनी चाहिए, यमुना नदी आज नाले में परिवर्तित कर दी गई है और सारे नाले उसमें गिरते हैं बिना ट्रीटमेंट के, और पानी कमी हो जाती है। बरसात में जो पानी आता है वो भी उसको ये स्टोर करने की इनके पास में उपलब्धता नहीं है। साथ में इन्होंने खारा पानी और मीठा पानी दोनों मिक्स करके दिया जाता है। आज झुग्गीवासी हों, चाहे वो आराधक नगर के हों, चाहे सीमापुरी के हों, हर व्यक्ति को पानी पीने के लिए खरीद कर पीना पड़ता है। वो 30 रुपये 40 रुपये की बोतल खरीदते हैं और इसीलिए पेयजल उन सब का अधिकार है। खाली ये नहीं कि फ्री है पानी फ्री का मतलब ये नहीं कि पानी आए ही ना, या पानी आए तो दूषित आए। और जो सीवेज जो लाइन है और पानी की लाइन है वो आपस में मिक्स हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। बीजेपी ने भी महिलाओं के लिए 2500 रुपये का ऐलान किया है, आम आदमी पार्टी ने भी 2100 दिया है, कांग्रेस ने भी 2500 रुपये का ऐलान दिया है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला का जो वोटर होगा वही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर मतदाता 1,52,00,000 हैं। 76 लाख बहनें महिला मतदाता हैं, तो उसको यदि 2100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 18,000 करोड़ रुपए आता है। और 18,000 करोड़ रुपए का बजट इनसे पूछा जाए तो कहाँ से आएगा? लेकिन हमने क्या कहा है, हम हर गरीब महिला को देंगे। गरीब महिला में जो झुग्गी झोंपड़ी में रहती हैं या कहीं के किराए के मकान में रहती हैं, एक कमरे में जहाँ 10 गज का घर है उसका, उस महिला को देने का वायदा हमने किया है। और वो जानती भी हैं कि मोदी जो है जो कहते हैं वो करते हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए यहां से बीजेपी के उम्मीदवार। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय बजट को पूरी तरह समावेशी बताया है। DD न्यूज़ से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बजट के प्रावधान को भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में मददगार होंगे, साथ ही इससे भविष्य की पीढ़ियों को फायदा होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, शिक्षा मंत्रालय के लिहाज से अगर देखें तो इस बजट को कैसे आंकते हैं? मैं इस बजट को भविष्य की पीढ़ी के लिए समर्पित बजट मानता हूं। आने वाले विकसित भारत के लिए समर्पित है। ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये बजट की लाभ न केवल ये विकसित भारत की जो अमृत काल रहा 25 साल या अभी 22 साल बचा, ये नहीं, इसकी फायदा 47 के बाद आगे की 50 साल तक मिलेगा। क्योंकि आज की जो बच्चा जन्म हो रहा है, जिसके बारे में इस बजट में चिंता किया गया है, जो बच्चा अभी स्कूल में जाएगा वो इनोवेटर बनेगा। 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से अपने मातृभाषा में भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की वो लाभार्थी होगा। 6,500 नए IIT की सीट्स खोले गए। जब मोदी जी दायित्व में आए तब देश में सिर्फ 65,000 IIT की सीट्स होते थे, वो पिछले 10 साल में बढ़ के 1,35,000 हुए। उसको ऐड करते हुए और 6,500 सीट्स को खोलाया गया। 10,000 प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की भी घोषणा किया गया है। IITs और IISc में जो उच्च कोटि के विद्यार्थी है उनको डीप टेक की ओर बढ़े, रिसर्च उनकी प्रोडक्टाइज हो, इसके लिए
ये फेलोशिप बड़ा महत्व का भूमिका निभाएगा। ज्ञान भारतम मिशन ये अपने देश में भारतीय ज्ञान परंपरा को एक डिजिटल डिपॉजिटरी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। 10,000 नए मेडिकल सीट्स बनाए गए और 10,000 करोड़ रुपया फंड ऑफ द फंड स्टार्टअप्स के लिए व्यवस्था किया गया है। ये सारे को अगर मैं मिलाऊं, इन दिनों में जो बजट सब हुई है इसको मैं सर्वोत्तम मानता हूं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिहार में चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, इसलिए बिहार के लिए पूरा पिटारा खोल दिया गया है। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब तो देश भर में खुलेगा, 6,500 IIT सीट्स तो सब जगह पे खुलेगा, 10,000 मेडिकल, 10,000, मैं तो आज शिक्षा में कहना चाहूँगा 10,000 मेडिकल सीट्स खुलेंगे तो देश भर के बच्चों के लिए होगा। 10,000 प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फेलोशिप, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप मिलेगा तो सारे देश में मिलेगा। देखो, विपक्ष के पास कोई आइडिया बची नहीं है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो गया है। एक नकारात्मक मनस्थिति से चलने वाले एक समूह इस प्रकार की बचपना और पागलपन ही करता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनका साफ तौर पर मानना है कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, लिहाजा वो बचपना कर रहे हैं। यह बजट जो है वो समावेशी बजट है। कैमरामैन अनिकेत के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को बेहतर बताया। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास को हमेशा प्राथमिकता में रखा है। बिहार भारत का हिस्सा है, 14 करोड़ की आबादी और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपेक्षित रहा है। अब परिणाम दिख रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के लिए सोचा है, चाहे वो मेखाना बोर्ड हो, चाहे हवाई अड्डों की मांग हो, उसको पूरा करना। बिहार में एक भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, उसके लिए सोचना, और आईआईटीज में सीटों की वृद्धि और एक बड़े सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश की सरकार ने बिहार को दिया है। हम स्वागत करते हैं देश के प्रधानमंत्री का और बिहार की जनता आभार व्यक्त करती है। पहले लोग आरोप लगाते थे कि मोदी जी बिहार आते हैं, कुछ देते नहीं हैं। ये लगता है कि इस बार जवाब मिल गया। नहीं, कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। बिहार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा विशेष रहा है, आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी, जिनका कहना है कि मोदी जी के लिए बिहार हमेशा से विशेष रहा है और किसी भी तरह के जो विपक्ष के आरोप हैं वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। कैमरामैन अनिकेत के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII ने भी केंद्र सरकार के पेश किए गए बजट को बेहतर बताया है। CII हैदराबाद से जुड़े कारोबारियों ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इससे देश में विकास को तेज रफ्तार मिलेगी। ఈ బడ్జెట్ చాలా ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ బడ్జెట్ అండి. క్రెడిట్ ఫ్రీ లోన్స్ విల్ బి అ బిగ్ స్టెప్ టు మైక్రో నుండి స్మాల్ పోవాలి, స్మాల్ నుండి మీడియం పోవాలి, అప్ స్టేట్ వరకు ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టెప్. We give a rating of 7 out of 10 for this budget. We think that the budget has been focused based on increasing the GDP and improving the GDP of our country, where by giving tax incentives or tax slab reductions to salaried employees up to 12 lakhs, and also to give customs duty reductions and waivers for certain materials that we import for manufacturing within the country and for exports also. So I think that also will have a positive impact on GDP of our country. And also government has mentioned that they will increase the infrastructure spending overall. That is not just in Telangana but across all states of India, and that infrastructure spending will increase our productivity and also increase value add and increase the GDP of our nation. तो अलग अलग सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस बजट को लेकर सामने आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश में लगातार खेल को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में खेल मंत्रालय को बड़ी सौगात दी है। आइए जानते हैं जानकारी। जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रमुख योजना खेलो इंडिया को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के बजट में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री ने पिछली बार की तुलना में 100 करोड़ बढ़ाते हुए खेलो इंडिया स्कीम के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए हैं।
पिछले बजट में खेलो इंडिया स्कीम के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। वहीं इस बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,794.30 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट की तुलना में इस बार 10% का इजाफा किया गया है। यह रकम पिछले बजट की तुलना में 351.98 करोड़ रुपए अधिक है। राष्ट्रीय खेल महासंघों की सहायता के लिए निर्धारित राशि को भी 340 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारत वर्तमान में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर देश में जमीनी स्तर पर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, युवाओं की खेलों में दिलचस्पी बढ़ाने और देश में खेल की संस्कृति बनाने के लिए बजट में सरकार ने बड़ी सौगात दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। भैया पक्के घर की बधाई हो। पक्का घर? हाँ पक्का घर। दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही झुग्गी वालों को 3,50,000 पक्के घर और अटल कैंटीन में 5 रुपए में भरपेट खाने की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। और आइए बात करते हैं महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 21वां दिन है। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धालुओं का संगम स्नान करने का उत्साह भी लगातार बना हुआ है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। आज सुबह 8 बजे तक लगभग 42 लाख लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में 1 फरवरी तक 33.61 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। वहीं बसंत पंचमी और सोमवार को होने वाले अमृत स्नान को देखते हुए करोड़ों लोगों के महाकुंभ में आने की उम्मीद है। दिव्य और भव्य महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सहायता और सुरक्षा के कई उपाय किए गए हैं। इसी के तहत यहां आने वाले महिला श्रद्धालुओं को संगम में पवित्र स्नान के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मेला प्राधिकरण ने एक निजी कंपनी कोका कोला इंडिया के साथ मिलकर 1000 से ज़्यादा चेंजिंग रूम बनाए हैं। इसमें खास बात यह भी है कि यहाँ सभी चेंजिंग रूम पुनर्चक्रित पैकेज प्लास्टिक से बनाए गए हैं, जिससे कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, सुव्यवस्थित कुंभ और साथ ही साथ स्वच्छ कुंभ। स्वच्छ कुंभ के लिहाज से इस कुंभ को और पिछले अर्ध कुंभ को याद किया जाएगा। इस बार एक नए इनिशिएटिव के तहत एक निजी कंपनी के साथ मेला प्राधिकरण ने यहाँ पर बहुत सारे चेंज रूम बनाए हैं महिलाओं के स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए। और उनका जो निर्माण किया गया है वो जो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो पैकेजिंग किए होते हैं उनके पुनर्चक्रण के द्वारा, उनके रिसाइकलिंग के द्वारा। निजी कंपनी की ESG हेड सोनाली गोयल जी हमारे साथ हैं। मैम, ये जो हम देख रहे हैं कि पूरा के पूरे चेंजिंग रूम हैं, ये कैसे और किस चीज़ों से बने हुए हैं? तो ये चेंजिंग रूम जो आप पीछे देख रहे हैं ये रिसाइकल्ड MLP का बना हुआ है। MLP को रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जैसे आप फर्ज करिए चिप्स के पैकेट हुए, बिस्किट के पैकेट हुए, टॉफ़ी के पैकेट हुए, जो उनकी पैकेजिंग होती है वो MLP कही जाती है। तो ये एक चेंजिंग रूम हमारा वेंडर ने बताया है लगभग 500 किलो MLP का बना हुआ है। तो ये जो MLP है मतलब बहुत कठिन होता है इसको रिसाइकिल करना, तो ये तो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत अच्छा हुआ। ऐसे कितने जो है वो चेंज रूम बनाए गए हैं और दूसरे अन्य क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो महाकुंभ 2025 में हमने 1000 ऐसे चेंजिंग रूम प्रोवाइड करे हैं और इसके अलावा हम लोगों ने रिसाइकल्ड प्लास्टिक की 21,500 जैकेट्स भी दी हैं, जिसमें से 10,000 रिसाइकल्ड प्लास्टिक जैकेट सफाई कर्मियों के लिए, 10,000 सेफ्टी जैकेट्स अगेन रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बनी हुई फॉर नाव के लिए और करीब 1,500 रिसाइकल्ड प्लास्टिक की जैकेट्स गंगा दूतों के लिए।
मैम अगर देखें तो ये रिसाइकिल प्लास्टिक कहीं ना कहीं बहुत हैजार्डस है पूरे एनवायरनमेंट के लिए। तो एक ये वेस्ट टू वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का भी अच्छा नमूना है। दो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। एक तरफ तो पोल्यूशन कम हो रहा है, तो पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, और दूसरा क्योंकि हमने एक वेस्ट मटेरियल से एक प्रोडक्ट बनाया है, तो हमने नया मटेरियल नहीं इस्तेमाल करा है, तो हमने एक तरीके से वेस्ट से वेल्थ निकाल के लेकर आए हैं इस चेंजिंग रूम और इन जैकेट्स के जरिए। अविरल गंगा निर्मल गंगा का जो हमारा ध्येय है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मेला क्षेत्र में पूरा किया जा रहा है। कोशिश ये है कि जो प्लास्टिक पुनर्चक्रित करके उनसे इस तरीके के चेंज रूम तो बनाए ही गए हैं, लेकिन जो मेला क्षेत्र में अवशिष्ट के रूप में प्लास्टिक आ रहे हैं उनको भी कलेक्ट करके उनसे यूजफुल या फिर प्रोडक्टिव चीज़ें बनाई जा सके। निश्चित तौर से ये पर्यावरण के लिए बेहद लाभकारी है, साथ ही साथ कचरे से कंचन बनाने का शानदार नमूना भी है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में आए 77 देशों के 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि महाकुंभ में अब तक 33 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति और विदेशी राजनयिकों के महाकुंभ में शामिल होने पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई कि वे सब महाकुंभ से अच्छे और यादगार पल साथ लेकर जाएंगे। $33 करोड़ लोगों ने यहाँ पर पवित्र स्नान करके इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बने हैं। भारत के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी एक भारी स्कोप है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन किया और उसी का परिणाम है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर इस होली बात का आनंद लेकर के होने के भागीदार बन रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति हेड्स ऑफ मिशंस के रूप में आपकी भागीदारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, राजदूतावास के अधिकारियों के साथ आपकी उपस्थिति हमें और भी प्रफुल्लित करती है। महाकुंभ 2025 में पुण्य कमाने के लिए आने वालों में सिर्फ श्रद्धालु और संत ही नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी मिशन और उनके राजनयिक भी शामिल हैं। शनिवार को महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता के दर्शन के लिए 77 देशों के मिशन प्रमुख और राजनयिकों सहित 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज पहुंचा। इनमें से कई राजनयिकों की पत्नियां भी साथ थीं। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने अपने परिवार के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले का दौरा करने वाले विदेशी राजनयिकों में जापान के राजदूत केइची आनो, भारत में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सुकलाल और मलेशिया के राजदूत दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफ़ा आदि शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो ने कहा कि महाकुंभ के महत्वपूर्ण समारोह का हिस्सा बनकर और परंपराओं का पालन करके बहुत खुश हूं। I had the pleasure to be part of the Deep Deepavali 1.5 years ago, but nothing comparing to this occasion. You know, 144 years only, probably neither my sons are going to be capable of visit. So we are glad to be in here. All the flags were there, well accommodated. I feel proud of myself of checking the plurinational state of Bolivia country flag here. भारत में जिम्बाब्वे की राजदूत स्टेला एनकोमा ने महाकुंभ के बारे में कहा कि ये जीवन में एक बार मिलने वाला अनुभव है। उन्होंने कहा कि राजनयिक जीवन का मतलब सांस्कृतिक और सार्वजनिक कूटनीति को आगे बढ़ाना है। स्टेला एनकोमा ने कहा कि एक सांस्कृतिक कूटनीति है जहां हम भारत को गहराई से समझना चाहते हैं। It's a once in a lifetime experience. As you know, the Zimbabwean ambassador to India, India and Zimbabwe share excellent bilateral relations, and part of our diplomatic life is also to pursue cultural, or what we call public diplomacy, and this is public diplomacy. This is cultural diplomacy, where we seek to understand the Indian country deeply. And I must say that we have enjoyed so much great hospitality, and we remain grateful
प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना और पवित्र डुबकी लगाना लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने नौका विहार के बाद त्रिवेणी के संगम में स्नान किया और लेटे हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज महाकुंभ का सार्वभौम आकर्षण और त्रिवेणी का सत्य सनातन शाश्वत प्रवाह हर सनातनी को आकर्षित कर रहा है। शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसके साक्षी बनने प्रयागराज पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामहिम का स्वागत किया। अरेल घाट पर उपराष्ट्रपति का पुलिस बैंड ने स्वागत किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति की पत्नी और परिजन भी मौजूद रहे। त्रिवेणी में मौजूद प्रवासी पक्षियों के कलरव और जनरव के बीच उपराष्ट्रपति ने पत्नी सुदेश धनखड़ और अन्य परिजनों के साथ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई और विधि विधान से त्रिवेणी पूजन और आरती की। दुनिया अचंभित हो जाएगी ये जानकर, अमेरिका की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों का तो आगमन हो चुका है यहाँ पर। मैं मेरे जीवन का ये सबसे सुखद पल मान रहा हूँ और जो मैंने डुबकी लगाई मुझे एहसास हो गया कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है। मैं संकल्पित होकर जा रहा हूँ, ऊर्जावान होकर जा रहा हूँ और मेरे को एक नया ज्ञान मिला। त्रिवेणी स्नान के बाद उपराष्ट्रपति का कारवां यमुना के जलमार्ग से किल घाट स्थित वीआईपी घाट पहुंचा। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने बड़े हनुमान जी के दर्शन किए। उन्होंने प्रयागराज किला स्थित सरस्वती कूप का भी दर्शन किया। उपराष्ट्रपति ने प्रयाग के अक्षय प्रतीक पौराणिक महत्व के अक्षवट के भी दर्शन किए, जिस पर साक्षात भगवान विष्णु के बाल मुकुंद स्वरूप का वास माना जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए निमंत्रण के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सपरिवार पवित्र संगम में पुण्य स्नान से वे अभिभूत हैं। यह हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों की खूबसूरती है कि इस त्रिवेणी तट पर आकर अति विशिष्ट व्यक्ति भी सामान्य हो जाता है। जहाँ सामान्य व्यक्ति स्नान करता है वहीं पर अति विशिष्ट व्यक्ति भी स्नान करते हैं। जहाँ पर सन्यासी स्नान करते हैं वहीं गृहस्थ स्नान करते हैं। जहाँ सामान्य आचार्य स्नान करते हैं वहीं शंकराचार्य स्नान करते हैं। और जहाँ आम भारतीय महिला का पति स्नान करता है वहीं देश के उपराष्ट्रपति भी स्नान करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।